हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा। सो गाइस, आप सब जानते हैं कि पंजाब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है आउट है। तो इसके अंदर तो कोई डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, नॉट ओनली पीसीएस, किसी भी एग्ज़ाम को आप जिसको प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या जिसको हम पीवाई क्यूज बोलते हैं। पीवाई क्यूज इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? एक तो इससे हमें पता चलता है कि एग्जाम किस तरह से पास्ट में क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या एक पैटर्न रहा है एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का। दूसरा, ये हमें रिवीजन के अंदर हेल्प करता है बहुत ज्यादा, और हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारे पास एक टॉपिक्स का आइडिया जो है वो लग जाता है कि हाँ यार, ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। पीबीआई के उस इजीली आपको इंटरनेट पर मिल जाते हैं। पेपर्स पीसीएस की वेबसाइट के ऊपर भी डले हुए हैं, एंड वीडियोस भी यूट्यूब पर काफी सारी हैं। तो पॉइंट पीवाई के उसको ब्लाइंडली करने का नहीं होता। पीवाई के उस अच्छा खासा टाइम आपका मांगते हैं अगर आपको अच्छे से कवर करना है। दैट इज वाई वी हैव सेड कि हम पीवाई के वी आर डूइंग इट विद अ ट्विस्ट। ओके। और हम ये जो लेक्चर्स रहेंगे हमारे शॉर्ट लेक्चर्स रहेंगे, बहुत ज्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं रहेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर हमारा होगा क्या कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को उठा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का हमने कोई क्वेश्चन उठाया, तो उस क्वेश्चन के जो सराउंडिंग नॉलेज है हमें वो गेन करनी है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी नॉलेज है हमें वो गेन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अटॉर्नी जनरल के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो हमें अटॉर्नी जनरल के जो सराउंडिंग इंफॉर्मेशन है उसको भी गेन करना है, जो आपसे क्वेश्चंस में आगे पूछी जा सकती है। अब देखो, अक्सर लोग कहते हैं कि काफी स्टूडेंट्स की ये सोच होती है कि पीवाई क्यों करनी, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। तो बेटा, टॉपिक तो सेम है ना, टॉपिक तो ले दे के वही है, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बदल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है, सवाल तो वही आने हैं पॉलिटी के। बस जो है क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है, क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो हमारी जो इसमें स्ट्रेटेजी रहेगी वो क्या रहेगी कि हम एक क्वेश्चन देखें, उस क्वेश्चन की हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें, और फिर उस टॉपिक के सराउंडिंग जो और क्वेश्चंस है किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं उनको भी हम थोड़ा देखें, ताकि एक होलिस्टिक रिवीजन हमारी हो। इन लेक्चर्स का पॉइंट ये है कि आपकी रिवीजन, और आपको ये हेल्प मिलती रहेगी इसमें कि आपके टॉपिक सारे खत्म हुए हैं या नहीं हुए हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कार में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, तो उसमें आप इसको जो है कवर कर सकते हैं, और इसकी जो कवरेज है वो होलिस्टिक आपकी प्रिपरेशन को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो स्टार्ट अगर हम देखें तो ये जो है ये पहला क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर के पीसीएस को टारगेट करता है। तो क्वेश्चन अगर आप इसमें ध्यान से देखो, क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। ओके, तो आपको सही स्टेटमेंट बताना है सबसे पहले। तो किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सो ये करेक्ट इनकरेक्ट का इसमें बहुत खेल होता है। तो जब भी पेपर हाथ में लगे तो करेक्ट इनकरेक्ट को सर्कल कर लीजिए, ताकि जो कंफ्यूजन है इस एरिया में वो क्रिएट ना हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट अपने से यहाँ पर पूछा गया है। अब पहला स्टेटमेंट है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रिविलेजेस दैट आर अवेलेबल टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एक एमपी के पास जो भी प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं, क्या वो अटॉर्नी जनरल के पास अवेलेबल होते हैं? दूसरा, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का वो मेंबर रहता है जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर वगैरह सब रहते हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का अगर कोई जज बनने के लिए एलिजिबल है तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए भी एलिजिबल है। तो ये इसमें सीधा सा सवाल है। तो अब एक बाय एक एक करके अगर आप स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते जाओ तो आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, इसकी अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही नहीं, गलत हो गया, तो सी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद, अटॉर्नी जनरल क्या कैबिनेट का मेंबर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अटॉर्नी जनरल कैबिनेट का मेंबर नहीं होता, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और जो डी है, इसमें अपॉइंटमेंट्स के वेरियस पैरामीटर्स होते हैं। तो जो एक पैरामीटर होता है वो जज का भी होता है कि क्वालिफिकेशन एज अ जज, लेकिन वो क्वालिफिकेशन एज अ जज जो है वो हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इसमें ये हाई कोर्ट वाला पॉइंट इसमें गलत रहेगा, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आएगा, तो इसीलिए डी स्टेटमेंट जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस केस में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब इसी क्वेश्चन को वो घुमा करके नेक्स्ट ईयर में आपसे दूसरे तरीके से सवाल पूछ सकता है। अब दूसरे तरीके से इसमें सवाल कैसे बनेगा
कि यहाँ पर आपको दे देता है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, और इसको 1, 2, 3 और 4 नंबर वो कर देता, और नीचे ऑप्शन दे देता, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी 1 एंड 4 ओनली। ठीक है, इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बताओ, तो कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, आपके ये 2, 3 और 4 इनकरेक्ट होंगे तो आंसर ही हो जाएगा। तो इस तरीके से समझने की जरूरत है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम देखें, ये आपके करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। पिक्चर मैंने आपको दिखा दी है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे कि इनका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पीसीएस जैसे एग्जाम्स में कई बार इस तरह के डायरेक्ट फैक्ट्स जो हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि हमने बताया आपको, अटॉर्नी जनरल जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो देखो, अगर कोई बंदा है, एक पर्सन की अपॉइंटमेंट हो रही है किसी भी पोजीशन पे, उसको अपॉइंट करने वाला अगर प्रेसिडेंट है तो उसको हटाने वाला भी प्रेसिडेंट ही होगा। ठीक है, उससे जूनियर, प्रेसिडेंट से जूनियर आदमी उसको नहीं हटा सकता। ठीक है, या तो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट से सीनियर आदमी उसको हटा सकता है, और इंडिया की हायरार्की में प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट सिटीजन है, सबसे सीनियर है, तो प्रेसिडेंट से सीनियर तो कोई है ही नहीं। तो अटॉर्नी जनरल को अगर रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट ही करेगा, अगर अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया है तो रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेगा, और अगर अटॉर्नी जनरल को रेजिग्नेशन देना है तो वो भी वो प्रेसिडेंट को ही देगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर एक सीनियर पोस्ट कोई अपॉइंटमेंट कर रही है तो उससे जूनियर पोस्ट जो है, ना तो वो उसको हटा सकती है और ना ही वो उसका रेजिग्नेशन मांग सकती है या रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर सकती है, ये ध्यान में रखना है। ओके, सो सेकंड इसका अंदर क्या रहता है, क्वालिफिकेशन, जज सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, क्वालिफाइड है टू बी ए सुप्रीम कोर्ट जज, तो वो अटॉर्नी जनरल भी बन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन पैरामीटर होता है, सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि वो एक किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी इंडिया के हाई कोर्ट में 5 साल तक का जज का एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए। ही मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया फॉर 5 years। या इसके अलावा देखो, सिटीजन वाला तो मस्ट है, ये इसको तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये दूसरे वाले पैरामीटर में 2-3 आ जाते हैं कि या तो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का 5 साल के लिए, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए वकील के तौर पे काम किया हो, एडवोकेट के तौर पे काम किया हो, या फिर प्रेसिडेंट की नजर में वो व्यक्ति जो है एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है। ओके, जिसके पास ना 5 साल का हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस है, ना 10 साल का एज अ एडवोकेट एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट में, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ ये एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, तो भी उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन में रखा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो है वो किसी भी कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी भी कोर्ट के अंदर वो अपनी वकालत कर सकता है जो इंडियन टेरिटरी के अंदर है। साथ ही साथ वो पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेज हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें भी, उनकी प्रोसीडिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको अधिकार है वहां पर बोलने का। ठीक है, वो सारी प्रोसीडिंग्स में उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई दोनों हाउसेज की, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सीटिंग हो रही है, या किसी कमेटी की मीटिंग हो रही है पार्लियामेंट की, उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको मेंबर भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके पास वोट करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे लोकसभा में ये बैठा है, कोई बिल पास हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये वोट कर सकता है, या किसी कमेटी में जब वोटिंग हो रही है तो वोट करने का अधिकार इसके पास नहीं होगा। और इसको सारे प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट फ्रॉम वोटिंग, क्योंकि वोटिंग जो है वो प्रिविलेज या इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी में जैसे क्या आ गया कि अगर लोकसभा में ये कुछ बोल रहा है, तो जो ये बोल रहा है वो किसी कोर्ट में इसके ऊपर केस नहीं हो सकता कि तूने ऐसा क्यों बोला। ठीक है ना, तो वो प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी जो है इसको मिलती है पार्लियामेंट की सारी, जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 था जिसको हमने करेक्ट बोला था। ठीक है, तो ये हमारा यहां से आंसर हो गया। चलिए, अब इसी पैटर्न पे अटॉर्नी जनरल के ऊपर ही आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकते हो। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखिए क्या आता है। आंसर इसका ऑलरेडी शो यहाँ पर हो गया है, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये पहला स्टेटमेंट है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। दूसरा है, द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर तो आपको ऑलरेडी शो हो ही गया है, तो इसमें दोनों इनकरेक्ट है।
ठीक है, तो अपने से पूछा था इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो दोनों ही इनकरेक्ट है, तो आंसर जाहिर सी बात है नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब दोनों इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि सॉलिसिटर जनरल नहीं है जो इसमें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, वो आपका कौन है, एडवोकेट जनरल ही होगा, सॉरी अटॉर्नी जनरल ही होगा। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, और अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड भी है, दैट इज व्हाई द आंसर विल बी डी। ठीक है, तो आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें आपका ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आपको प्रोविजन मिलता है, और इसी को हम हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री भी बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगेन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑन द टॉपिक ऑफ अटॉर्नी जनरल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड स्टेट विच अमंग देम इज करेक्ट। अगेन करेक्ट, ये करेक्ट इनकरेक्ट का बहुत ज्यादा ध्यान आपने इसके अंदर रखना है। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द टर्म एंड रेम्यूनरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कि भाई मिनिमम 4 साल 5 साल ऐसा कुछ फिक्स किया है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने, या उसकी तनख्वाह फिक्स की है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट डी बार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, कि सरकार को तो वो रिप्रेजेंट कर ही रहा है लेकिन प्राइवेट केस भी ले सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। तीसरा, थर्ड ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी बाबू की कैटेगरी के अंदर ये आता है कि नहीं आता है। चौथा, अटॉर्नी जनरल कैन बिकम द डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विदाउट द परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकारी किसी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है और इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो देखो, ना तो इसकी टर्म फिक्स्ड है ना इसकी रेम्यूनरेशन फिक्स्ड है, तो पहला स्टेटमेंट तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। तीसरा, गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में भी ये नहीं आता, तो सी भी इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। डी, डी ऑप्शन के अंदर क्या है, ये डायरेक्टर बन तो सकता है किसी प्राइवेट कंपनी का, लेकिन इसके लिए इसको भारत सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है, पर यहां पर क्या लिखा है, विदाउट, तो इसीलिए डी भी यहां पर ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका होगा ऑप्शन बी, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस ये कर सकता है, प्राइवेट केसेस ये हैंडल कर सकता है, ठीक है ना, तो वो इसको अलाउड है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में परमिशन लेनी पड़ती है सरकार की। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आप देखेंगे इसके टर्म्स ऑफ ऑफिस के, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी टर्म फिक्स नहीं की है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर होता है। प्रेसिडेंट के प्लेजर का मतलब क्या हो गया, जब तक प्रेसिडेंट ने इसको रखा है तब तक रखेगा, जब प्रेसिडेंट कहेगा हट जा भैया तो इसको हटना पड़ेगा, तो कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोसीजर नहीं लिखा है कि इसको हटाने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का प्रॉपर प्रोसीजर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट ऐसा अटॉर्नी जनरल के केस में नहीं है। ये प्रेसिडेंट की मर्जी है, जब प्रेसिडेंट इसको हटाना चाहे हटा सकता है। अगर इसको खुद भी रिजाइन करना है तो ये प्रेसिडेंट को ही देगा, मैंने ये आपको पॉइंट शुरू में ही समझा दिया था। ओके, अब देखो, जो अटॉर्नी जनरल होता है इसको इलेक्ट तो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर अपॉइंट करता है, सरकार की रिकमेंडेशन के ऊपर अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर अपॉइंट करता है। तो अगर सरकार ही ना रहे, सरकार गिर जाए, ठीक है, सरकार रिजाइन कर दे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन कर दें, तो उस केस में अटॉर्नी जनरल भी ऑटोमेटिकली रिजाइन कर देता है। क्यों? क्योंकि इट इज बिलीव्ड कि प्रेसिडेंट को सरकार ने ही नॉमिनेट किया था एक पर्टिकुलर पर्सन को टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल, तो जब सरकार ही नहीं रही तो वो पर्सन एज ए अटॉर्नी जनरल ऑटोमेटिकली रिजाइन कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद रेम्यूनरेशन इसकी फिक्स्ड नहीं है, रेम्यूनरेशन भी कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। तो जहां पर भी प्रेसिडेंट आ जाता है ना, उसका मतलब ये हो जाता है कि सरकार डिटरमाइन करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके ऑफिस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले, भारत सरकार के अगेंस्ट ये किसी को कोई एडवाइस नहीं दे सकता। अगर किसी केस में भारत सरकार इन्वॉल्व है तो उस केस में इसको भारत सरकार का ही पक्ष रिप्रेजेंट करना है, ऑपोजिट पार्टी का पक्ष ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, भारत सरकार ने अगर इसको किसी केस पर लगाया है तो ये उस केस पर किसी भी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं देगा। कोई अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस में एक्यूज्ड है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसी के बाद ये उसको डिफेंड कर सकता है। डायरेक्टर नहीं बन सकता किसी भी कंपनी या कॉरपोरेशन में, किसी भी प्राइवेट कंपनी या कॉरपोरेशन में बिना भारत सरकार की मंजूरी के।
और साथ ही साथ किसी भी सरकारी मिनिस्ट्री, कोई भी सरकार की मिनिस्ट्री, कोई भी भारत सरकार का विभाग, डिपार्टमेंट या कोई भी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी को भी ये एडवाइस नहीं देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल को उठ करके स्वास्थ्य मंत्रालय सीधा अटॉर्नी जनरल के पास पहुंच जाए कि हाँ हमें इस लीगल मैटर में एडवाइस चाहिए, मना कर देगा। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर क्या है, जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी सरकारी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से कुछ भी काम है तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू जाना पड़ेगा। पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में एक अर्जी लेकर के जाएंगे, अगर वो अर्जी उनकी अप्रूव होगी तो अटॉर्नी जनरल जो है उनको एडवाइस पास करेगा। ऐसे डायरेक्टली खुला काम इसमें नहीं रहेगा। ओके, अटॉर्नी जनरल जो है ये फुल टाइम काउंसिल नहीं होता। सीधी सी बात आपने इसमें क्या रखनी है कि ये सरकारी, एक फुल टाइम सरकारी नौकर नहीं है, फुल टाइम एक सरकारी काम करने वाला कर्मचारी नहीं है, और इसीलिए इसको सरकार क्या कहती है कि आप प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस में हमने देखा कि कई एरियाज में इसको पहले सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसके बिना ये एक्ट नहीं कर सकता। Now, one final question from this particular topic. Which among the following offices is created by the Constitution of India? इनमें से कौन सा ऑफिस भारत के संविधान ने क्रिएट किया है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी सॉलिसिटर जनरल, सी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है ही, आर्टिकल 76 के अंदर इसका जिक्र है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब अपने को कंफ्यूजन क्या है कि या तो आंसर ए होगा या आंसर डी होगा। तो क्या सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के लिए प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसका आंसर है नो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ओके, तो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी जान लेते हैं। बेसिकली इनका काम होता है अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करना, ठीक है ना। एंड सिर्फ अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 76 में सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं है। So this was it. This was only one question that we have done. Okay, तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई एम इन नो हरी, मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को 5 लेक्चर्स में या 10 लेक्चर में कोई एक पेपर खत्म करना है। इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, और उसके सराउंडिंग की जितनी डिटेल है उसको हम डिस्कस करेंगे। दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर रिविजन। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू।